एवरीवन, दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू एज़लाइट इंस्टीट्यूट। सो आज की हमारी जो ये वीडियो होने वाली है उसका टॉपिक है समास। इससे पहले हिंदी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के हम ऑलरेडी एक वीडियो को कवर कर चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एज़लाइट इंस्टीट्यूट पर हमने सीडीपी की कंप्लीट वीडियोज़ को कवर किया है, एक्सप्लेन्ड वीडियोज़ को, डिटेल्ड वन को, कमीशन और टैट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कवर किया है। और इसके अलावा जो हमारे पास में आज तक के एजुकेशन कमीशंस हुए हैं उनके ऊपर 2 वीडियोस में हमने सारी डिटेल जो है वो एक्सप्लेन की है। उसके बाद में हमारे पास में सीटेट के पर्सपेक्टिव से और हमारे पास में अदर जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी को भी हमने एक प्लेलिस्ट में कवर किया है। लिंक आपको या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर सीधा ही आप डायरेक्टली एज़लाइट इंस्टीट्यूट को विजिट करना, प्लेलिस्ट चेक करना और आपको बहुत सी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप जिसको भी देखना चाहें आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के वीडियो को, जिसका टॉपिक है समास। ओके, तो समास का जो बेसिकली अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि संक्षिप्त करना या संक्षिप्त रूप। यानी कि किसी बड़ी सी चीज़ को जब हम छोटा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं संक्षिप्त करना। ठीक है, यानी कि समास की अगर हम टर्म की बात करें तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स हैं उनको आप छोटा फॉर्म दे देते हैं और उसका अर्थ निकलता है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं समास। ठीक है, अब बात करते हैं कि समास के प्रकार कितने हैं। तो बेसिकली समास के 6 प्रकार हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास और छठा है द्वंद्व समास। अब करते हैं कि हम इनको पहचानेंगे कैसे और इनकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले बात करें हम अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव, ठीक है, यानी कि जो भाव से अव्ययी हो, रूढ़ हो, उसका जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। यानी कि मैंने आपको कहा कि 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों के मेल से जो है वो समास बनता है। तो जब हमारे पास में अव्ययी भाव समास होगा, यानी कि ऐसा वर्ड होगा जो कि अव्ययी भाव से रिलेटेड होगा, उसकी पहचान क्या होगी? उसका जो पहला शब्दांश होगा ना, जब हम उसको ब्रेक करेंगे तो वो जो है वो रूढ़ होगा। ठीक है, बेसिकली मोस्टली जो है वो उपसर्ग होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि पहला पद प्रधान होगा और उसका आप खंडन नहीं कर सकते, उपसर्ग को आप तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो हमारे पास में अव्ययी भाव समास है उसमें जो पहला पद होगा उसका खंडन नहीं हो सकता, वो उपसर्ग होगा। और वो शब्दांश जो है वो बहुत मोस्टली जो है वो क्या होता है, छोटा होता है। पहले वाला छोटा होता है और दूसरे वाला बड़ा होता है मोस्टली। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर बार ऐसा होगा, लेकिन कई बार आप इस बात से भी पहचान सकते हैं। दूसरी चीज़ कि मैंने आपको पहले बताया कि उपसर्ग होगा और उपसर्ग का खंडन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे यथा प्लस संभव। ठीक है, इसमें यथा हमारे पास में क्या है, उपसर्ग है, और संभव साथ में जुड़ा है। यथा शब्द जो है वो छोटा है, उपसर्ग हमारे पास में हमेशा छोटा है होता है और साथ में उसका आप खंडन नहीं कर सकते हैं। तो यथा संभव हमारे पास में अव्ययी भाव समास है। यथा को आप तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, और वो प्रधान है। उसके बाद में है आजन्म, इसमें आ उपसर्ग लगा है जन्म के साथ में और बन गया है आजन्म, यानी कि जीवन भर। ठीक है, जीवन पर्यंत इसका अर्थ होगा। यथा संभव का मतलब होता है जितना संभव हो सके। ठीक है, सो इस तरीके से अव्ययी भाव समास की क्या पहचान होगी कि या तो उसका जो फर्स्ट टर्म है वो उपसर्ग होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो रूढ़ होगा, उसको आप खंडन नहीं कर सकते हैं, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं फर्दर मीनिंगफुल किसी टर्म में। ठीक है, वैसे तो आप उसकी संधि विच्छेद कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वो मीनिंगफुल अर्थ निकल करके नहीं आएगा अगर आप उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं मीनिंगफुल टर्म्स में फर्दर। ये उसकी पहचान होगी अव्ययी भाव समास की। एग्जाम्पल्स हमने किए यथा संभव और आजन्म, ये अक्सर ही पेपर्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान है कि इसमें दूसरा शब्द जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, और मोस्टली क्या होता है कि फर्स्ट टर्म जो है वो बड़ी होती है और दूसरी जो है वो छोटी होती है जब उसको हम ब्रेक करते हैं। मोस्टली ऐसा होता है, ऐसा नहीं कह रही कि हर बार ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। एग्जाम्पल इसका आप देख सकते हैं, पॉकेट मार मैंने दिया है, तो पॉकेट में पॉकेट जो है वो बड़ा शब्द है, मार जो है वो छोटा शब्द है, और इसमें हमारे पास में दूसरा शब्द प्रधान है। पॉकेट नॉर्मल थिंग है, लेकिन उसके साथ में जब मार जुड़ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई चोर है बंदा। ठीक है, जो कि क्या करता है, पॉकेट मार है। ओके, चुरा लेता है कुछ ना कुछ। अब इसकी बात करें आगे फर्दर भेदों की। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले आता है कर्म तत्पुरुष समास। तो आपने वो सुना होगा,
संस्कृत में भी विभक्तियाँ सुनी होंगी, ठीक है? तो ऐसे आता है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास में 7 विभक्तियाँ होती हैं। उसमें दूसरी विभक्ति से जो है वो तत्पुरुष समास शुरू होता है और साथ में 7वीं विभक्ति तक, यानी कि इसके 6 भेद तो वही हो जाते हैं, ठीक है? तो हम बात करें कर्म तत्पुरुष समास की, तो जब हम शब्द को तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, जो मेन शब्द हमारे पास में दे रखा होगा, तो उसको जोड़ने के लिए अगर को शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी कि जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, यश को प्राप्त, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास में अगर उसको तोड़ने पर उसको ज्वाइंट करने वाला वर्ड को आ रहा है तो वो कर्म तत्पुरुष समास होगा। करण तत्पुरुष समास अगला भेद है, ठीक है? तो करण से, यानी कि जब दो शब्दों को जब हम तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, तो उसको ज्वाइंट करने वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी, से। जैसे कि रेखांकित, रेखा से अंकित, ठीक है? तो ये क्या है हमारे पास में, कर्ण तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसके लिए हमारे पास में के लिए आएगा। अगर दो शब्दों को ज्वाइंट करने वाला जो टर्म है वो के लिए आता है, जैसे कि देशभक्ति, यानी कि देश के लिए भक्ति, तो के लिए टर्म जिसमें आएगी उसको ज्वाइंट करने वाली, तो वो होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। अपादान का मतलब होता है जुदाई का भाव जो प्रकट करे, ठीक है? से टर्म से उसका जुदाई का भाव प्रकट होगा, जैसे कि सेवा मुक्त, ठीक है? तो सेवा से मुक्त, यानी कि उससे आप जो है वो छुटकारा मिलने वाला आपको, यानी कि आप जो है वो क्या करने वाले हैं, जो सेवा दे रहे थे अब आप उससे दूर जाने वाले हैं, ठीक है? उससे अलग होने का भाव है, तो जो अलग होने का भाव जताए और से टर्म के साथ ज्वाइंट करे दोनों टर्म्स को, उसको जोड़ अलग अलग करने पर तो अपादान तत्पुरुष समास होगा। संबंध तत्पुरुष की मैं बात करूँ तो का, के, की, इसके साथ में संबंध स्थापित करे जो प्रथम शब्दांश और दूसरे शब्दांश के साथ में, ठीक है? तो उसको हम बोलेंगे संबंध तत्पुरुष समास। जैसे कि राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, ठीक है? फिर है हमारे पास में अधिकरण, तो अधिकरण में और पर का इस्तेमाल होगा आपके बीच में, ठीक है, शब्दों को जोड़ने के लिए। जैसे कि पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में उत्तम, ठीक है? जो पुरुषों में उत्तम है उसको हम अधिकरण तत्पुरुष समास में रखेंगे, ठीक है? आपको मैं आगे चल करके इसकी फर्दर एग्जाम्पल्स कवर करवाऊंगी, ठीक है? इसके अलावा तत्पुरुष समास का एक और भेद होता है जिसको कई बार जो है वो इंक्लूड करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, और उसका नाम है नंज तत्पुरुष समास, ठीक है? आप इसको याद रखना, नंज तत्पुरुष समास, ओके? तो ये जो है वो कई बार इंक्लूड किया जाता है और कई बार नहीं किया जाता है। तो नंज का मतलब होता है जिसमें न का भाव हो, ठीक है? यानी कि निषेध हो, जिसमें जिसमें नकारात्मक भाव हो, कि किसी चीज़ के ना करने का भाव हो। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि अनिष्ट, ठीक है? यानी कि न इष्ट, अनावश्यक, न आवश्यक, यानी कि नकारात्मक भाव है ना, कि आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है? इष्ट नहीं है, अधर्म, धर्म नहीं है, तो जिसमें नहीं का भाव होगा या न का इस्तेमाल हो जाए नकारात्मक सेंस में, उसको हम नंज तत्पुरुष समास की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है? बेसिकली इसको इंक्लूड तो नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी ये हमारा पार्ट है, ठीक है? तो हमने आपको इसको कवर करवा दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं कर्मधारय समास के ऊपर, ठीक है? तो कर्मधारय समास की पहचान क्या है, कि कर्म धारण किया होता है इसमें, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है, पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता प्रकट करता है, ठीक है? यानी कि जो पहला पद है ना वो बताएगा कि किसके साथ में उसकी तुलना हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, चंद्रमुखी, ठीक है? तो चंद्रमुखी में मुख की तुलना हो रही है, यानी कि मुख प्रधान है, ठीक है? और उसकी विशेषता क्या, कौन प्रकट कर रहा है, पहला पद प्रकट कर रहा है, पहला शब्दांश प्रकट कर रहा है, चंद्र, ठीक है? तो उसकी तुलना चंद्रमा से हो रही है, उपमा हो रही है इसमें, चंद्रमा जैसा है मुख जिसका, यानी कि चंद्रमा सा है मुख जिसका, ठीक है? तो इसको हम कहेंगे कर्मधारय समास, ठीक है? जिसमें कि पहला शब्दांश जो है वो विशेषता बताए दूसरे शब्दांश की जब हम उसका विग्रह करते हैं, ओके? उसके बाद में आता है द्विगु समास। द्विगु समास को आप सीधा ही याद रख लेना कि जिसमें संख्या का भाव हो वो द्विगु समास होता है। एग्जाम्पल है दोपहर, यानी कि दो पहरों का
ठीक है, यानी कि दो पहरों का जो समूह है उसको दोपहर बोलते हैं। इसी तरह से सप्त सिंधु आपने सुना होगा, 7 सिंधुओं का समूह उसको बोलते थे। चौराहा हो गया, 4 राहों का जो समूह होता है उसको चौराहा बोलते हैं। तो इन सब में क्या है, संख्या का बोध हो रहा है हमें कि इसमें संख्या के बेसिस पर जो है वो शब्द बना हुआ है। ठीक है, तो जिसमें संख्या का बोध होगा उसको आप द्विगु समास मान के चलना। देन है हमारे पास में बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या होगा, जो हमारे पास में शब्द है ना वो लगेगा कि कुछ बता रहा है, ठीक है, लेकिन वो किसी और चीज़ को इंगित करेगा। एग्जाम्पल है जैसे लंबोदर। लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, लेकिन लंबोदर हम सब ने सुना, हम सबको पता है कि लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। तो लंबोदर टर्म जो है वो हमें किसी तीसरी चीज़ के ऊपर इशारा कर रही है, गणेश जी की तरफ। ठीक है, और इसी तरह से दशानन, इसका मतलब होता है 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि 10 हैं सिर जिसके। तो ये टर्म जो है वो हमें किसकी तरफ इशारा कर रही है, रावण की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, तो जो टर्म्स जो है वो अपने ऊपर बेस जो है वो जो अपनी किसी तीसरी शब्द की तरफ जो है वो इशारा करेंगे उसको बोलेंगे हम बहुब्रीहि समास। ठीक है, जिसमें अन्य पद प्रधान होगा। उन दोनों पदों की वजह से हमें किसी तीसरी चीज़ के बारे में जो है वो पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में लास्ट द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व का मतलब होता है दोनों। ठीक है, यानी कि दोनों पद बराबर होंगे, जिसमें समान होंगे। जैसे कि माता पिता, हमारे लिए माता और पिता दोनों बराबर होते हैं। उसी तरह से सीता राम, सीता और राम उन दोनों को एक ही श्रेणी में रखा जाता है। दाल रोटी, दाल और रोटी वो दोनों समान है। ठीक है, यानी कि बराबर की प्रधानता है उन दोनों की, तो उसको हम द्वंद्व तत्पुरुष द्वंद्व समास बोलेंगे, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 6 समास जो है वो कवर होते हैं। अब करते हैं हम कुछ एक क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला है हस्तलिखित में कौन सा समास है। ठीक है, हस्तलिखित। अब सबसे पहले आपको इसका विग्रह करना है। ठीक है, यानी कि हाथ से लिखित। ठीक है, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको हाथ से लिखित। ठीक है, अब आप इसको जो है अब आप इसकी ना जो आपने जितनी भी डेफिनेशंस की, जितनी भी फुल फॉर्म्स की कि किस तरीके से आप इसका पता लगाते हैं, उनको आप थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, आप इजीली पता लगा सकते हैं कि ये हमारे पास में हाथ से लिखित यानी कि विभक्तियों के टर्म्स की वजह से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास में कौन सा आ रहा है, हमारे पास में ये तत्पुरुष समास आ रहा है। कौन सा तत्पुरुष समास आ रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि करण तत्पुरुष समास है ये। ठीक है, तो इसमें पूरा तो नहीं दिया है करण तत्पुरुष समास, लेकिन तत्पुरुष समास की एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है। ऑप्शन जो है वो दे रखी है। तो तत्पुरुष समास इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिनेत्र में कौन सा समास है। 3 है नेत्र जिसके, त्रिनेत्र को जब हम आगे फर्दर डिवाइड करेंगे वर्ड्स में तो क्या बनेगा, 3 है नेत्र जिसके। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि संख्या मतलब द्विगु, तो हमारे पास में पहली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी द्विगु समास। ठीक है, 3 है नेत्र जिसके, द्विगु समास। नेक्स्ट है हमारे पास में सीता राम में कौन सा समास है। ठीक है, तो सीता और राम ये भी हमने लास्ट में कवर किया कि जब दोनों ही पद प्रधान होंगे, दोनों समान होंगे, ठीक है, तो उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, द्वंद्व समास की श्रेणी में। सीता और राम इन दोनों पदों की बराबर प्रधानता है, इन दोनों शब्दांशों की बराबर प्रधानता है, तो ये द्वंद्व समास में आएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है हमारे पास में मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद, जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, मंत्रियों की परिषद। अब जब हम इसका विच्छेद कर रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है इसके बारे में, कि संबंध है किस, ठीक है, परिषद का संबंध है किससे, कि वो मंत्रियों की है। ठीक है, और ये हमारे पास में विभक्ति के द्वारा जो है वो जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास में तत्पुरुष समास आ जाएगा पहली बात। और अगर हमें कंप्लीट दिया होता तो ये संबंध तत्पुरुष समास में आता। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की, और ये जो मंत्री परिषद है यानी कि मंत्रियों की परिषद, संबंध स्थापित हो रहा है मंत्रियों का परिषद के साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में आजन्म। तो हमने इसको फर्स्ट नंबर पर ही किया था और इसका पूरा का पूरा अर्थ क्या होगा, जन्म भर। और जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, आ प्लस जन्म। ठीक है, तो हमारे पास में जब पहला पद प्रधान हो, उपसर्ग लगा हो, तो वो कौन सा समास होता है, वो होता है अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास में भर पेट, यानी कि पेट भर कर। ठीक है, तो भर इसमें जो है वो अव्ययी भाव है, यानी कि अव्ययी है शब्द। ओके, और
इस तरीके से हमारे पास में ये भी कौन सा आ जाएगा, अव्ययी भाव समास आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर वाला। उसके बाद में हमारे पास में इसी के साथ में आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। क्वेश्चंस भी ख़त्म हो गए। आई होप आपको समास बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप फर्दर इसकी एग्जांपल्स के साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और आपका एक भी क्वेश्चन समास का गलत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।